हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षाएं एकेडमी। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि बाल विकास की अवस्थाएं, बालक की अवस्थाएं, मानव विकास की अवस्थाएं, तो जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि मतलब कि हम लोग स्टार्ट किए थे बाल विकास की अवस्थाएं, बालक तो उसमें स्टार्ट की थी शैशवावस्था। हम लोगों ने शैशवावस्था के बारे में जानकारी हासिल की, उसकी विशेषताएं देखी, जो परिभाषाएं थी उसको देखी, शैशवावस्था के उपनाम देखे, जहाँ से मतलब परीक्षा में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद पूछता है मतलब कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास क्या होता है, सामवेगिक विकास क्या होता है, ये सब मतलब सामाजिक विकास क्या होता है। तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास, सामवेगिक विकास, मानसिक विकास, ये सब आज हम लोग देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखें शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है। तो जिसमें पहले शुरुआत होती है लंबाई से, बालक की लंबाई, भार, सिर या मस्तिष्क का भार, हड्डियां, दांत, मांसपेशियां जो होती हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलते हम लोग देखते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास में शुरुआत करते हैं लंबाई की। बालक के भार की लंबाई कितनी होती है, तो उसको सर्वप्रथम हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं लंबाई। जो बालक की लंबाई होती है वो होती है 51 सेंटीमीटर या 20 इंच। और इसी प्रकार बालिका का देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 50.5 सेंटीमीटर या 19.5 इंच। 19.5 इंच ये जो लंबाई होती है शैशवावस्था में शारीरिक विकास में लंबाई जो होती है, बालक की लंबाई 51 सेंटीमीटर या 20 इंच होती है, और बालिका की लंबाई जो होती है वो 50.5 सेंटीमीटर या 19.5 इंच होती है। संपूर्ण शैशवावस्था में बालक की लंबाई जो होती है बालिका की लंबाई से अधिक होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भार, मतलब बालक का भार क्या होता है। तो बालक का जो भार होता है वह होता है 3 केजी। बालक का जो भार होता है वह होता है 3 केजी। 6 माह में क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। 6 माह में दुगना हो जाता है। और शैशवावस्था के अंत में 6 वर्ष, मान लीजिए 6 वर्ष में 16 केजी हो जाता है। भार जो होता है 3 केजी, 6 माह में दुगना हो जाता है। 6 वर्ष में क्या हो जाता है 16 केजी हो जाता है, जिसे हम लोग 7 पाउंड भी कह सकते हैं। तो जो बालक का भार होता है वो संपूर्ण शैशवावस्था में जो बालक का भार होता है वह बालिकाओं के या लड़कियों के भार से क्या होता है, अधिक होता है। इसके बाद भार के बाद हम लोग देखेंगे सिर या मस्तिष्क। सिर या मस्तिष्क। तो शैशवावस्था में सिर या मस्तिष्क का जो भार होता है, जन्म के समय बालक का भार जो होता है 350 ग्राम होता है। बालक का जो भार होता है जन्म के समय कितना होता है, 350 ग्राम। जो सिर या मस्तिष्क में बालक का भार होता है 350 ग्राम होता है 6 वर्ष की आयु तक या शैशवावस्था के अंत तक।
6 वर्ष की आयु तक या शैशवावस्था के अंत तक जो भार होता है वो होता है 1250 ग्राम। जिसे हम लोग 1 केजी 250 ग्राम कह सकते हैं, 250 ग्राम कह सकते हैं। तो जो शैशवावस्था में बालक का सिर या मस्तिष्क का भार होता है वो होता है, मतलब बालक का भार होता है 350 ग्राम, और 6 वर्ष की आयु तक जो भार होता है शैशवावस्था के अंत तक वो होता है 1250 ग्राम। और प्रौढ़ मस्तिष्क के भार का लगभग कितना होता है, 90%। प्रौढ़ मस्तिष्क के भार का लगभग 90% होता है। प्रौढ़ मस्तिष्क के भार का लगभग कितना होता है, 90% होता है। जन्म के समय सिर की लंबाई जो होती है कुल शरीर के लगभग 1/4 होती है। जन्म के समय सिर की कुल लंबाई कितनी होती है, लगभग 1/4 होती है। तो सिर की जो लंबाई होती है वो होती है 1/4। तो सिर की जो लंबाई होती है वो होती है 1/4। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हड्डियां क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं हड्डियों की संख्या कितनी होती है शैशवावस्था में, और मतलब क्या होती है, तो हड्डियां देखते हैं। तो शैशवावस्था में नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270। तो नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 270। हड्डियों के जो मजबूत होने के दृष्टिकरण होता है, अस्थिकरण होता है, जो मजबूत होने का जो उसको क्या कहते हैं, अस्थि दृढ़ीकरण की जो मजबूती प्रदान होती है वो क्या होती है, उसको कहलाते हैं अस्थि दृढ़ीकरण या उपस्थीकरण। तो हड्डियों की जो संख्या है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है 270। इसके बाद हम होते हैं दांत। तो शिशुओं में जन्म के समय कोई दांत नहीं निकलता है, मतलब जन्म के समय कोई दांत नहीं पाया जाता है, लेकिन 6 माह में एक दांत निकलता है। 6 माह में एक दांत पाया जाता है। तो 6 माह में एक दांत पाया जाता है, और संपूर्ण शैशवावस्था में दूध के जो दांत होते हैं, जिसे मतलब जो 20 दांत होते हैं उसे कहते हैं दूध का दांत, वो पाया जाता है। मतलब वो होता है संपूर्ण शैशवावस्था में 20 अस्थायी दांत पाए जाते हैं। तो संपूर्ण शैशवावस्था में अस्थायी दांत पाए जाते हैं।
संपूर्ण शैशवावस्था में 20 अस्थायी दांत पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कच्चे दांत या दूध के दांत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कच्चे दांत या दूध के दांत। तो दांतों की जो संख्या होती है 6 में, तो शिशु में जो दांतों की संख्या होती है सर्वप्रथम वो मतलब शुरुआत में नहीं पाई जाती है, इसके बाद 6 माह में एक दांत पाया जाता है। तो संपूर्ण शैशवावस्था में जो 20 अस्थायी दांत पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? 20 अस्थायी दांत पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कच्चे दांत या दूध के दांत। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मांसपेशियां क्या होती है, मतलब उसमें मांसपेशियों को देख लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं मांसपेशियां। तो नवजात शिशु में मांसपेशियों का भार जो होता है शरीर के कुल भार का लगभग 23% होता है। नवजात शिशु में मांसपेशियों का जो भार होता है मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 23% होता है, तथा शैशवावस्था के अंत तक या 6 वर्ष तक में यह भार 25% हो जाता है। तो मांसपेशियां जो होती है नवजात शिशु मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 23% होता है, तथा 6 वर्ष या शैशवावस्था के अंत तक जो ये भार होता है वो होता है 25%। इसके बाद हम लोग देखते हैं हृदय की धड़कन क्या होती है शैशवावस्था में। हृदय की धड़कन तो जन्म के समय शिशु की धड़कन जो होती है वह अनियमित होती है। जन्म के समय शिशु की धड़कन अनियमित होती है। तो जन्म के समय शिशु की धड़कन जो होती है वो क्या होती है? अनियमित होती है। लेकिन शैशवावस्था में शिशु की धड़कन शैशवावस्था में शिशु की धड़कन
140 बार प्रति मिनट होती है। 140 बार प्रति मिनट होती है। तो सहस्रावस्था में जो शिशु के हृदय की धड़कन होती है, वो जन्म के समय शिशु की धड़कन जो होती है वो क्या होती है, अनियमित होती है। लेकिन सहस्रावस्था में शिशु की धड़कन जो होती है वो क्या होती है, 140 बार प्रति मिनट होती है। तो हम लोगों ने देखा सहस्रावस्था में शिशु का भाव देखा, मतलब उसके बारे में हम लोग जानकारी, शारीरिक विकास में हम लोगों ने हृदय देखा, उसके बाद देखा मतलब दांतों की संख्या देखी। तो हम लोग देखते हैं सहस्रावस्था में गांभिक नियंत्रण की अवस्थाएं, कि सहस्रावस्था में बालक जो गति करता है, गति पर नियंत्रण करता है, उसमें धीरे धीरे कैसे करके सीखता है उसको देखते हैं। तो जो हमारी पहली अवस्था है वो हमारा, उसको में देखते हैं पहले हम लोग क्या करते हैं। 1 माह में शिशु क्या करता है, शिशु अपना सिर क्या करता है, ऊपर उठाने लगता है। 1 माह में शिशु क्या करता है, अपना सिर ऊपर उठाने लगता है। और 2 माह में क्या करता है, शिशु ध्वनि की तरफ क्या होता है, आकर्षित। जैसे कोई भी ध्वनि आती है उसको मतलब सुनाई देता है तो आश्चर्यचकित होकर उस तरफ उसका ध्यान चला जाता है। मतलब अभी कोई भी कुछ बोलता है तो क्या करता है वो, मतलब अचानक उसका ध्यान क्या आता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। इसके बाद देखिए 4 माह में क्या होता है, सहारे के साथ शिशु बैठने लगता है। शिशु क्या करता है, सहारे के साथ उसको मतलब बैठा दिया जाए तो वो बैठने लगता है। 7 माह में शिशु क्या करता है, बिना सहारे के। 4 माह में क्या था कि सहारे के साथ कोई उसको पकड़ के मतलब बैठाए तो बैठा रहता है। और 7 माह में क्या करता है शिशु क्या करता है, 7 माह में बिना सहारे के बैठता है। उसको बैठा दिया जाए तो बैठ जाता है। इसके बाद देखते हैं 10 माह में क्या होता है, शिशु क्या करता है, घुटने के बल चलना प्रारंभ कर देता है। 10 माह में शिशु क्या करता है, अपने घुटनों से चलना प्रारंभ कर देता है। फिर आता है 11 माह में क्या करता है, शिशु को अंगुली पकड़कर चलना सिखाया जाता है, वो अंगुली पकड़कर चलना सीख जाता है। इसके बाद 13 माह में क्या करता है, वो सीढ़ी पर घिसट कर, शिशु क्या करते हैं वो लोग, मतलब देखे होंगे आप लोग घर पे, मतलब जो शिशु होता है, छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो सीढ़ी पर मतलब उनको मतलब चढ़ना रहता है तो क्या करते हैं, घिसट कर मतलब उस पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। और 14 माह में क्या होता है, शिशु अकेले खड़ा होता है, मतलब खड़ा होना सीख जाता है। 14 माह में मतलब अकेले खड़ा हो जाता है। और इसके बाद में 15 माह में क्या करता है, वो अकेले धीरे धीरे चलना प्रारंभ कर देता है। तो हम लोग देखते हैं सहस्रावस्था में मानसिक विकास। तो बालक का जो मानसिक विकास होता है सहस्रावस्था में, उसको देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं 1 माह में। 1 माह में बालक का मानसिक विकास मतलब क्या क्या मतलब करता है उसको देख लेते हैं। 1 माह में उसको भूख, प्यास, निद्रा, नींद या अन्य शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है, हाथ पैर फेंकता है, रोता है और चिल्लाता है। तो सहस्रावस्था में जो बालक होता है वो क्या करता है, भूख, अगर उसको भूख लगती है, प्यास लगती है या नींद लगती है या अन्य शारीरिक क्रियाएं होती है, आवश्यकताएं होती है, उसको पूरा करने के लिए क्या करता है, हाथ पैर फेंकता है या फिर क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है, अपनी मतलब भूख या प्यास है उसको मिटाने के लिए क्या करता है, हाथ पैर फेंकता है या रोता है या चिल्लाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 3 माह में वो क्या करता है, 3 माह में शिशु जो होता है वो सहस्रावस्था अपनी माँ को वो पहचानने लगता है। माँ अगर बुलाती है तो उसका ध्यान तुरंत माँ की आवाज़ की तरफ या माँ को देखने लगता है। वो समझ जाता है कि मतलब कोई बुला रहा है या फिर उसकी माँ बुला रही है, उस चीज़ को वो क्या करता है, वो समझने लगता है। इसके बाद 4 माह आता है प्रियजन को देखकर मुस्कुराना या वस्तुओं को पकड़ना। 4 माह में ये होता है कि जो वस्तुओं को प्रिय लगती है उसको पकड़ना, मतलब या प्रियजन को देखकर क्या होता है, उसको वो बालक क्या करता है, मुस्कुराने लगता है और अपनी पसंद की जो वस्तुएं होती हैं उसको क्या करता है, पकड़ने लगता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 माह में बालक क्या क्रिया करता है। 6 माह में देखते हैं एक्टिविटी क्या रहती है। तो 6 माह में क्या करता है, बालक अपने नाम को समझने लगता है और वस्तुओं को पकड़कर मुख में, अपने वस्तुओं को पकड़ के क्या करता है, मुख में रखता है। वस्तुओं को पकड़ के अपने नाम को, मतलब वो क्या करता है, 6 माह में बालक जो होता है, शिशु होता है, वो अपने नाम को समझने लगता है। अपनी जो वस्तुओं, कोई भी वस्तु देखेंगे आप, जो छोटा बालक रहेगा, शिशु रहेगा, वो क्या करेगा, कोई भी वस्तु पहले पकड़ेगा तो पहले वो मुंह के अंदर ही ले जाता है उसको। तो जो वस्तुएं होती है उसको पकड़ के क्या करता है, मुख में रखता है। इसके बाद हम लोग 8 माह में बालक क्या करता है कि अपनी रुचि की वस्तु को लेना चाहता है। 8 माह में अपनी रुचि की वस्तु अथवा खिलौना लेना चाहता है तथा बालक जो होता है क्या करता है, मतलब कि उसकी जो भी उसकी रुचि होती है या वस्तु को लेना चाहिए जो प्रिय लगती है, वो उसे देखकर तुरंत क्या होता है, उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है
है और वो उसे क्या करता है, तुरंत उसको पकड़ना या अपनी तरफ आकर्षित या लेना चाहता है। इसके बाद होता है 1 वर्ष, आता है 1 वर्ष। 1 वर्ष में बालक क्या करता है, वो धीरे धीरे छोटे छोटे शब्द बनाने लगता है तथा उसे बोलने लगता है, छोटे छोटे शब्दों को वो बोलने लगता है। 1 वर्ष में जो शिशु होता है वो क्या करता है, छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। इसके बाद आता है 2 वर्ष। 2 वर्ष में बालक क्या करता है, 2 से 3 वाक्यों का सरल वाक्य बनाता है, 2 से 3 वाक्यों का सरल वाक्य बनाता है और नाम लेने पर वस्तुओं को बताने लगता है। 2 से 3 शब्दों का सरल वाक्य बनाता है और नाम लेने पर क्या होता है, वह बताने लगता है, वस्तुओं के बारे में बताने लगता है। इसके बाद आता है 3 वर्ष। 3 वर्ष में बालक क्या करता है, गिनती बोलना तथा 5 से 7 वाक्य जो होते हैं उसको बताने लगता है। तो 3 वर्ष में बालक क्या करता है, गिनती बोलना सीख जाता है और वह क्या करता है, 5 से 7 शब्द को क्या करता है, वाक्य बनाना स्टार्ट कर देता है, मतलब शुरुआत कर देता है, बोलना शुरू कर देता है। इसके बाद आता है 4 वर्ष। 4 वर्ष में क्या करता है, बालक चित्र बनाता है, हल्की व भारी वस्तुओं को समझने लगता है कि जो भार, आयतन, ये सब क्या होता है, वो धीरे धीरे वो समझने लगता है। और क्या करता है, बालक जो होते हैं, शिशु जो होता है 4 वर्ष में क्या करता है कि चित्र बनाना उसको पसंद रहता है, हल्की व भारी वस्तुओं को, उसमें अंतर क्या होता है उसको वो समझने लगता है। 6 वर्ष बालक क्या करता है, शुद्ध वाक्य बोलना प्रारंभ कर देता है। तो 6 वर्ष का जो बालक होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे शुद्ध वाक्य, कोई भी शब्द होता है उसको क्या करता है, बोलना शुद्ध रूप में प्रारंभ कर देता है। तो आज हम लोगों ने देखा शैशवावस्था में मानसिक विकास क्या होता है, एक एक करके हम लोग देखा कि मतलब 1 माह में, 3 माह में, 4 माह में, 6 माह में, 8 माह में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, मतलब एक एक करके, एक एक क्रम करके हम लोगों ने देखा कि बालक का जो मानसिक विकास होता है शैशवावस्था में वो कैसे होता है। हम लोगों ने शैशवावस्था की शुरुआत कहाँ से हुई, उसके बारे में, उसका उपनाम, उसकी विशेषताएं, सब कुछ हम लोग देखा। इसके बाद आज हम देखेंगे शैशवावस्था में सामयिक विकास। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं शैशवावस्था में सामयिक विकास, संवेग क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं कि संवेग की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं संवेग। तो संवेग की शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी वो संवेग अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द है और इमोशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उसको। संवेग अंग्रेजी के इमोशन शब्द से इमोशन शब्द से बना है तथा इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। तो हम लोग देखते हैं संवेग। संवेग जो है कि अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द से बना है, इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि संवेग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण लाइनें हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहली लाइन। तो पहली लाइन कहिए, शरीर को आंतरिक रूप से गतिमान करने वाले भाव भी क्या होते हैं, संवेग होते हैं। शरीर को आंतरिक रूप से गतिमान करने वाले
भाव ही संवेग हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरी लाइन, विचारों का आंतरिक रूप ही भावना है। विचारों का आंतरिक रूप ही भावना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भावना का बाह्य प्रकाशन ही संवेग है। भावना का बाह्य प्रकाशन ही संवेग है। इसके बाद देखते हैं भावनाओं का क्रियात्मक रूप ही मूल प्रवृत्ति है। क्रियात्मक रूप ही मूल प्रवृत्ति है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण लाइनें जो संवेग के बारे में कही गई हैं। तो इसमें पहला था शरीर को आंतरिक रूप से गतिमान करने वाले भाव ही संवेग हैं। विचारों का आंतरिक रूप ही भावना है। भावना का बाह्य प्रकाशन ही संवेग है। इसके बाद है लास्ट हमारा है भावनाओं का क्रियात्मक रूप जो होता है वो क्या होता है, मूल प्रवृत्ति होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी हैं, उसके बारे में हम लोग एक करके देख लेते हैं। देखते हैं परिभाषा। तो जिसमें हमारी पहली परिभाषा रहेगी वुडवर्थ की। इन्होंने कहा एक संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो वुडवर्थ ने कहा संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। इसके बाद देखते हैं दूसरी परिभाषा है रॉस की। इन्होंने कहा है कि संवेग चेतन की वह अवस्था है संवेग चेतन की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की
रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। तो रास इन्होंने कहा है कि संवेग चेतन की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। इसके बाद देखते हैं नई परिभाषा है गेल्डॉर्ड की। इन्होंने कहा है कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। तो इन्होंने कहा है कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा है वैलेंटाइन की। इन्होंने कहा है जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तो संवेग की उत्पत्ति होती है। वैलेंटाइन इन्होंने कहा है कि जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तो संवेग की उत्पत्ति होती है। तो ये हमारी कुछ परिभाषाएं जिसमें उर्वरक की संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। दूसरा था रॉस जिन्होंने कहा संवेग चेतन की अवस्था जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता होती है। तीसरा था गेल्डॉर्ड जिन्होंने कहा था कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। और इसके बाद थे वैलेंटाइन इन्होंने कहा जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तो संवेग की उत्पत्ति होती है। ये थी हमारी कुछ परिभाषाएं। इसके बाद हम लोग देखते हैं संवेग की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती है उसको देखते हैं। संवेग की विशेषताएं तो देख लेते हैं सहस्त्रावस्था में संवेगिक विकास में देख लेते हैं कि संवेग की क्या क्या विशेषताएं होती है उसको देख लेते हैं। जिसमें हमारी पहली विशेषता है संवेग व्यापक या सार्वभौमिक होते हैं। संवेग का स्तर जो होता है वो क्या होता है व्यापक या सार्वभौमिक होता है। संवेग व्यापक या सार्वभौमिक होता है। संवेग व्यापक या सार्वभौमिक होता है। इसके बाद देखते हैं दूसरा दूसरी विशेषता हमारी कि संवेग अस्थिर होता है। संवेग की जो प्रवृत्ति होती है वो अस्थायी होती है। संवेग अस्थिर होता है मतलब एक जगह स्थित नहीं होता है। इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है अस्थायी होती है।
उसके बाद तीसरी विशेषता है कि संवेग की अभिव्यक्ति, संवेग की अभिव्यक्ति संवेग की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है। व्यक्तिगत होती है। तो संवेग की अभिव्यक्ति जो होती है वो क्या होती है? व्यक्तिगत होती है। इसके बाद हमारी विशेषता है कि संवेग की दर सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं होती है। संवेग की दर सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती है। संवेग की दर जो होती है क्या होती है? सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं होती है। इसके बाद देखते हैं संवेग में दुख और संवेग में दुख और सुख के भाव निहित होते हैं। भाव निहित होते हैं। संवेग में दुख और सुख के भाव निहित होते हैं। संवेगों का स्थानांतरण होता है। संवेगों का स्थानांतरण होता है। इसके बाद देखते हैं संवेग क्रियात्मक होता है। संवेग क्रियात्मक होता है जैसे भय से भागना, भय से भागना, आमोद में हंसना। इसके बाद हम लोग देखते हैं संवेग जो होता है जन्म के समय शिशु में, जन्म के समय शिशु में उत्तेजना नामक उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। तो ये थी हमारी कुछ विशेषताएं जिसको हम लोग देख लेते हैं करके। संवेग व्यापक या सार्वभौमिक होते हैं। संवेग का क्षेत्र होता है व्यापक मतलब बड़ा, और सार्वभौमिक मतलब सभी स्थानों पर होता है। संवेग अस्थिर होता है। संवेग की प्रवृत्ति जो होती है अस्थायी, संवेग कभी स्थिर नहीं रहता है एक जगह। इसके बाद संवेग की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है। संवेग की जो अभिव्यक्ति होती है वो क्या होती है? एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है और वो व्यक्तिगत होती है। संवेग की दर सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती है। तो यही बात है, संवेग की जो दर होती है वो सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं होती। संवेग क्या होता है? वो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। इसके बाद संवेग में दुख और सुख के भाव निहित होते हैं। संवेग के द्वारा ही दुख और सुख के भाव उत्पन्न होते हैं और संवेग के द्वारा इसमें क्या होते हैं? निहित होते हैं।
इसके बाद संवेगों का स्थानांतरण होता है। संवेग क्या होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते रहते हैं, एक जगह स्थिर होकर ये नहीं रहते हैं। इसके बाद संवेग क्रियात्मक होता है, भय से भागना, आमोद में हंसना। संवेग क्या है, कुछ ना कुछ क्रिया करता रहता है, उससे मतलब भावनाओं से जो संवेग उत्पन्न होता है वो कुछ ना कुछ क्रियात्मक होता है, क्रिया करता रहता है। जैसे भय से इंसान क्या करता है, भागता है। आमोद मतलब खुशी में क्या करता है, हंसता है। इसके बाद हमारा लास्ट है जन्म के समय शिशु में उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो ये था हमारे जन्म के समय शिशु में क्या होता है, उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। ये थी हमारी कुछ विशेषताएं संवेग के बारे में जो कही गई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं संवेग के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या मतलब बताया, उसको देख लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि मनोवैज्ञानिक थे वाटसन, उन्होंने 3 संवेग बताए हैं, भय, क्रोध और प्रेम। वाटसन के अनुसार संवेग देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 3 संवेग बताए हैं, भय, क्रोध और प्रेम। इन्होंने 3 संवेग बताए, भय, क्रोध और प्रेम। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग मैकडूगल ने मैकडूगल ने 14 संवेगों की मैकडूगल ने 14 संवेगों की व्याख्या की। मैकडूगल ने 14 संवेगों की क्या की है, व्याख्या की है। मैकडूगल जो मनोवैज्ञानिक, उन्होंने 14 संवेग बताए थे। इसके बाद देखते हैं फ्रायड ने 2 संवेग की व्याख्या की है, ईर्ष्या और जिजीविषा। फ्रायड ने दो संवेग बताए हैं। ईर्ष्या और जिजीविषा। और जिजीविषा। ईर्ष्या और जिजीविषा, जिसमें ईर्ष्या का अर्थ होता है क्रोध करना या युद्ध करने की इच्छा। क्रोध या युद्ध करने की इच्छा। और जिजीविषा का अर्थ होता है जीवन जीने की इच्छा या जीवित रहने की इच्छा। तो फ्रायड ने 2 संवेग बताए हैं, ईर्ष्या और जिजीविषा। ईर्ष्या का अर्थ होता है क्रोध या युद्ध करने की इच्छा, और जिजीविषा का अर्थ होता है जीवन रहने की या जीवित रहने की इच्छा। तो ये थे वाटसन ने, हम लोगों ने देखा वाटसन ने 3 संवेग बताए थे, भय, क्रोध और प्रेम। फिर इसके बाद मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में 14 संवेगों की व्याख्या की है। इनकी पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी।
जिनमें उन्होंने क्या बताया, 14 संवेग बताए थे। इसके बाद है फ्रायड जो थे उन्होंने 2 संवेग बताए, इर्सा और जिजीविसा। तो ये थे आज के हमारे, जो हम लोगों ने देखा कि शैशवावस्था में सामयिक विकास। उसके बाद ये थे हमारे मतलब इसमें कुछ सामयिक जो थे उसको हम लोगों ने बताया, इसमें विशेषताएं देखी, इसके मतलब संवेग का उत्पत्ति कैसे हुई, विशेषताएं, उसके बारे में मनोविज्ञान क्या क्या कहा, परिभाषाएं देखी हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी डाउट हो आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।